Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering chapter number 20 of ACCA F3 and the name of the chapter is Interpretation of Financial Statements. This chapter normally all the students who have completed 12th from India, they've done this chapter in accounts in your T.S. Grewal third book and the name of the chapter was Accounting Ratios. अकाउंटिंग रेशोज़। तो जिन्होंने 12th पढ़ी हुई है उन्होंने ऑलरेडी ये चैप्टर कर रखा है अकाउंटिंग रेशोज़ में, बट यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। 12th में द चैप्टर वाज बिट डिफ़िकल्ट, बट यहाँ पे चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा, मैं एक बार उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़, इसका मतलब क्या होता है। सो गाइज जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं लाइन मार के इसको आगे कर लूँ। हाँ, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, अब तुम्हारे पास लेट से देयर इज़ कंपनी 1 या कंपनी ए एंड देयर इज़ कंपनी बी। देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, कंपनी बी की अभी मैं सिंपल टर्म्स में ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि इंटरप्रिटेशन का फ़ायदा क्या होता है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, कंपनी ए के जो प्रॉफिट्स थे दैट वाज लेट से 10,000 और कंपनी बी के जो प्रॉफिट्स थे दैट वाज 20,000। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे बताओ विच कंपनी इज़ बेटर, तो डेफिनेटली ईच वन ऑफ यू विल से कंपनी बी इज़ बेटर क्योंकि इसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं साथ ही लिखूं सेल्स, कंपनी ए की सेल्स थी 10 लाख और कंपनी बी की सेल्स थी 30 लाख। कंपनी ए की सेल्स थी 10 लाख और कंपनी बी की सेल्स थी 30 लाख। नाउ विच कंपनी इज़ बेटर। सो हो सकता है कुछ बच्चे मुझे ये बोलें कि स्टिल कंपनी बी इज़ बेटर, इसकी सेल्स भी ज़्यादा और इसके प्रॉफिट भी ज़्यादा है। ठीक है, लॉजिकली ये बात भी हो सकती है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमें कुछ कंपैरिजन करने के लिए कुछ परसेंटेज कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हम बता नहीं सकते कौन सी कंपनी बेटर है। जनरली तो हम यही बोलेंगे कंपनी बी इज़ बेटर क्योंकि इसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं और सेल्स भी ज़्यादा है। तो अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, लॉजिकली एक बात बताऊँ, 10 लाख के प्रॉफिट में कंपनी 10,000 प्रॉफिट कमाती है। 10 लाख की सेल्स में, सॉरी 10 लाख की सेल्स में कंपनी 10,000 प्रॉफिट कमाती है, दैट इज़ कंपनी ए। तो अगर ये कंपनी 30 लाख, अगर ये कंपनी 30 लाख सेल करेगी तो इस हिसाब से 30,000 प्रॉफिट कमाएगी। तो इस हिसाब से तो ये 30,000 प्रॉफिट कमाएगी कंपनी ए। लेकिन कंपनी बी ने 30 लाख की सेल में 20,000 प्रॉफिट अर्न करें, दैट मीन्स इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ए इज़ बेटर, है ना। हम बोल सकते हैं ना ये बात कि कंपनी ए की सेल्स कम है लेकिन इसका प्रॉफिट जो परसेंटेज है दैट इज़ हायर। तो अगर मैं बोलूँ एक तरह से मैं परसेंटेज निकालूँ, अभी तो मैं करना नहीं है, इसके अलग से मैं रेशो करवाऊँगा। लेट्स से 10,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, सो इट विल बी नियर बाय 1%। कि कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो है 1% ऑफ सेल, जितनी भी सेल करेगा उसका 1% प्रॉफिट होगा। कंपनी बी की अगर मैं बात करूं, इसका अगर मैं रेशो निकालूं 20,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, सो इट विल कम अराउंड 0.667%। सो दैट मीन्स इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कम है। सो अब अगर मैं एक्चुअल कंपैरिजन करूं तो देन आई विल फाइंड आउट दैट कंपनी ए इज़ बेटर। सो रेशो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम या तो अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से या फिर हमारी कंपनी के पिछले साल के डेटा और इस साल के डेटा को कंपेयर करते हैं और हम चेक करते हैं कि इस साल कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी, कौन सी चीज़ है जो थोड़ी गिरी है। वी कंपेयर ऑल दैट बाय इंटरप्रिटेशन दैट इज़ अकाउंटिंग रेशोज़। सो अब बात आती है इस चैप्टर के कंटेंट की। सो गाइस, इस चैप्टर में ऑल यू हैव टू डू इज़ लर्न फॉर्मूलाज। इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं और कुछ भी एसेस नहीं है, लॉजिक्स वगैरह एंड ऑल इसमें नहीं लगेंगे ज़्यादा। ठीक है, इसमें सिर्फ तुम्हारे को फॉर्मूलेज लर्न करना है, फॉर्मूले से तुम्हारी रेशोज़ आ जाएगी। सो और 12 जितने फॉर्मूले भी नहीं हैं यहाँ पे कम फॉर्मूलेज हैं, तो वो फॉर्मूलेज हमें एक बार सारे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस।
सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दी रेशोज। तो इसमें हमें सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, तो एक एक करके मैं फॉर्मूला बताता हूँ और उसमें जो चीज़ हमें ऐड ऑन करनी होगी वो मैं सारे बताऊँगा। सो हमारे देयर आर 4 डिफरेंट हेड्स, 4 टाइप्स की रेशोज होती हैं। एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक लिक्विडिटी रेशो, एक एफिशिएंसी रेशो एंड एक पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड पोजीशन। तो एक एक करके सारा पढ़ेंगे इस चीज़ को। यू कैन जस्ट गिव अ प्लेन रीड। रीडिंग करनी ज़रूरी है, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि इसको रीड ज़रूर करना, छोड़ना मत, ठीक है। जितनी भी थ्योरी है उसको पढ़ लेना। तो पहली जो हमारी रेशो आती है, द फर्स्ट रेशो इज़ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स रेवेन्यू इंटू 100। वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स रेवेन्यू इंटू 100। तो मैं छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूँ जहाँ से तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो हमारा सबसे पहले क्या होता है, सेल्स, उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, यह आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये आई थिंक सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी बार हमने इसके क्वेश्चंस करे हैं। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं, वो क्या आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये होता है गाइस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कुछ एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एक होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एक होते हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस, एक हमारे होते हैं फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस आर नॉर्मली कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड फाइनेंस एक्सपेंस, दीज आर नॉर्मल एक्सपेंस। और भी खर्चे हो सकते हैं। तो ये हम तीनों जब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। शॉर्ट में हम इसको पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर देंगे, सॉरी इसमें हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर कुछ परसेंटेज। जैसे 10% है और प्रॉफिट मेरा है 10 लाख, तो 10 लाख का 10% इज़ 1 लाख, तो मैं 1 लाख यहाँ से माइनस कर दूँगा। तो ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसको PAT भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा चार्ट, ठीक है गाइस, ये सबको समझ आया। सो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स ये वाली वैल्यू और सेल्स मीन्स ये वाली वैल्यू। अब तुम बोलोगे कि सर आपने इतना बड़ा चार्ट क्यों बनवाया है? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये चार्ट आगे यूज़ होगा अभी। तो तुम बस ये पूरा, दिस इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक शॉर्ट में याद कर लो, ठीक है। आगे जहाँ पे यूज़ होगा मैं बताऊँगा। तो ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड दैट्स इट। हमें क्वेश्चन में ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा, हमें सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। अब इसमें लिखा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चेंजेस इन दिस रेशो में बी एट्रीब्यूटेबल टू, मतलब इस रेशो में चेंजेस किन किन चीज़ों की वजह से आ सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे दैट मीन्स सेल्स में फ़र्क पड़ जाएगा। सो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो अगर सेलिंग प्राइसेस चेंज होते हैं तो सेल्स में भी फ़र्क पड़ जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट में भी फ़र्क पड़ जाएगा, दैट मीन्स रेशो विल चेंज। प्रोडक्ट मिक्स मतलब एक तरह से कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी इसके कंपोनेंट्स है उसमें कुछ चेंजेस करें तो हमारी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कॉस्ट चेंज हो जाएगी दैट मीन्स जीपी में फ़र्क आ जाएगा। परचेज कॉस्ट जीपी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जीपी कम हो जाएगी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी तो जीपी में फ़र्क आ जाएगा। दैट मीन्स इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे इस रेशो में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है गाइस। इस चीज़ को रीड कर लेना। दीज ऑल आर रीड। नेक्स्ट रेशो आती है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एक तरह से। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है PBIT। PBIT मीन्स प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। तो सेल्स तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, मैं तुम्हें उस चार्ट से बताता हूँ जो मैंने बनवाया था। देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारी ये वैल्यू है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दिस इज इंटरेस्ट। हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये वाला प्रॉफिट हमें निकालना है कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट था। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला इसका होगा कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट माइनस फाइनेंस चार्जेस, वो मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है गाइस, क्लियर है? अगर डाउट हो तो मेरे वो मैं वीडियो पीछे जाके वो चार्ट एक बार दोबारा से देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है हमें, कुछ ऐसा नहीं है। अब सेम हमारे इस रेशो में किन किन चीज़ों की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था ऑपरेटिंग नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट में, क्योंकि इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो जीपी चेंज होगा, जीपी चेंज होगा तो ये वाला प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज अबव, उसके अलावा इन सारी चीज़ों से भी इस रेशो में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, सैलरी चेंज होगी तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, चेंजेस इन रेंटल एग्रीमेंट, सिग्निफिकेंस इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टीजमेंट, रैपिड चेंजिंग ऑफ फ्यूल कॉस्ट। सिंपली मीन्स अगर हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो इस रेशो में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेल्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज पड़ेगा। ठीक है गाइज, सिंपल ये रेशो। एक चीज़ मैं सबको बोलूँगा गाइज, इट वुड बी बेटर दैट तुम कॉपी में रजिस्टर में ये सारी रेशोज़ एक पेज पे लिखो। बहुत कम रेशोज़ है, ज़्यादा नहीं है, तो एक ही पेज पे या मैक्सिमम 1.5 पेज में तुम्हारी सारी रेशोज़ आ जाएंगी। 5-6 बार वो रेशोज़ पढ़ लेना, प्लस जो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये भी एक्स्ट्रा करके बना लेना, ताकि एक पूरा, अब बुक में से पढ़ोगे तो थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो बार बार पेज टर्न करने पड़ेंगे या पीडीएफ में देखना पड़ेगा। रजिस्टर में एक जगह पे सारे फॉर्मूलेज लिख लो और ऐसे लिख लो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये रेशो हमने देख ली। अब थर्ड रेशो आती है हमारी ROCE। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सिंपल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड एक नई चीज़ मिली है, ये क्या होता है? अब देखो, एक हमारा लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में ये चीज़ें आती हैं। और एसेट साइड में क्या क्या आता है? एसेट साइड में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ये दोनों चीज़ें, याद रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। जो भी इनके अंदर चीज़ें आएंगी, इक्विटी में जैसे शेयर्स, इक्विटी में शेयर कैपिटल होती है, प्रीमियम होती है, रिजर्व्स होता है, वो सारा। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स जैसे लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड ऑल, तो उनका टोटल जो होगा दैट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, दैट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा, अगर हमें ये दोनों चीज़ें नहीं गिवन, इफ़ दिस 2 थिंग्स आर नॉट गिवन टू अस, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का मैच करता है, तो मतलब दिस टोटल विल बी सेम एज दिस टोटल, तो ये टोटल लिख के हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे टोटल
माइनस अगर मैं करंट लायबिलिटी कर दूं, टोटल माइनस करंट लायबिलिटी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये आ जाएगी वैल्यू, टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी या नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। सिंपल मैथ्स है। तो दो फॉर्मूले मेरे बन जाएंगे, वो यहीं पे लिखे हुए हैं। तो इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी या टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी, दैट विल बी आर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है गाइस, सब कुछ समझ आया? ये सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, 12th के कंपैरिजन में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। 12th तो बहुत ही अलग लेवल था, वैसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है गाइस, सो इसके बाद लेट्स मूव फर्दर। अब इसमें ये सारी थ्योरी है गाइस, यू हैव टू रीड इट। अब आती है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। नेट एसेट टर्नओवर रेशो, एक चीज़ याद रखना, capital employed is also called net asset. Capital employed is also called net assets. ठीक है, तो नेट एसेट टर्नओवर रेशो मीन्स सेल्स, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे इंटू 100 हम नहीं करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम उसको लिखेंगे टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स, 3 times, 5 times. So this is how we will write net asset turnover ratio. तो net asset turnover ratio का फॉर्मूला क्या होगा? Sales upon capital employed, and that will be the net asset turnover ratio. ठीक है गाइज, थ्योरी है अगेन, इसको एक बार पढ़ लेना। मैं एक्चुअली देखो ये चैप्टर मैं नहीं चाहता कि ये चैप्टर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का बनाऊँ, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज़ फाउंडेशन लेवल एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग दिस लेवल हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 12th और मे बी इन देयर लोकेलिटी। ये एक बार पढ़ा होगा सबने अकाउंट्स में। सो देर इज़ नो पॉइंट फॉर मी कि मैं इस चैप्टर को बहुत बड़ा लगा के करूँ। तो अपना लॉजिक क्लियर रखो, अपने फॉर्मूलेज क्लियर रखो, एंड दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे अब इसको यहाँ पे ये पढ़ लेना गाइस। अब एक आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रेशोज़, ROCE। अब ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? ROCE का फॉर्मूला होता है सेल्स PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन्होंने बस एक वैसी तुक्के से फॉर्मूला बना लिया है। वो क्या फॉर्मूला बनाया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सेल्स से सेल्स कैंसिल हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE। सिंपल इन्होंने एक सेटिंग सी कर ली और कुछ नहीं है इसमें, कोई स्पेसिफिक लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इज़ ROCE, क्योंकि इनके फॉर्मूले से सेल्स कैंसिल हो जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, इसको पढ़ लेना, गिव इट अ रीड। देन कम्स लिक्विडिटी रेशोज़। अब लिक्विडिटी रेशोज़ एंड एफिशिएंसी रेशोज़। लिक्विडिटी रेशोज़ का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रेशो सेज कि अब करंट एसेट का मतलब क्या होता है? ऑल दोज एसेट्स जो जिनका अमाउंट हमें विद इन 12 मंथ्स आ जाएगा, लेस देन 12 मंथ्स हमें ये अमाउंट आ जाएगा। और करंट लायबिलिटी मीन्स कि लेस देन 12 मंथ्स में हम इसका अमाउंट पे कर देंगे। तो हम एक रेशो निकालते हैं, दैट इज़ करंट रेशो। करंट रेशो से हमें क्या पता चलता है? वी कम टू नो कि जितने पैसे मुझे आने हैं उसमें से कितने पैसे मुझे देने हैं। लेट्स से मुझे 100 रुपये आने हैं और मुझे 50 रुपये देने हैं। 100 रुपये आने हैं, मुझे 100 रुपये देने हैं। 100 रुपये आने हैं, मुझे 200 रुपये देने हैं। तो फर्स्ट केस में अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मेरी आ रही है 2, यहाँ आ रही है 1, यहाँ आ रही है 0.5। मतलब इस केस में 2 मेरी वैल्यू आ रही है, तो इसको अगर मैं 2 टाइम्स में बोलूँ इनडायरेक्टली, तो 2 टाइम्स मीन्स कि करंट एसेट 2 टाइम्स है मेरी करंट लायबिलिटी के। यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ करंट एसेट जो है लायबिलिटी से कम है। तो बेस्ट कंपनी वुड बी दिस, क्योंकि इसके एसेट ज़्यादा हैं। जब मार्केट से पैसा लेने पे आएगा तो आएंगे ज़्यादा, जाएंगे कम। तो सेम इज़ द रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आया था, तो वी विल राइट 2:1। 1 इज़ माई करंट लायबिलिटी
और 2 इज़ माई करंट एसेट, कि अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो 2 मेरे करंट एसेट हैं उसके अगेंस्ट। सो दैट इज़ करंट रेशो, और इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, याद रखना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट्स इट। और जो भी आंसर आएगा उसको हम 1:1 लिख देंगे। सिंपल गाइस। आगे करंट रेशो के बाद इसको गाइस पढ़ लेना, प्लेन रीड है, कुछ नहीं है। अब आता है क्विक रेशो। क्विक रेशो का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी, अब करंट एसेट का मतलब क्या होता है कि मेरे को पैसे विद इन 12 मंथ्स आने हैं। बट अब जैसे मेरा स्टॉक है, इन्वेंट्री, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि इन्वेंट्री मेरा 2-3 दिन या हफ्ते में बिक जाएगा, हो सकता है 3-4 महीने में भी बिके। लेकिन डेटर्स जिससे मुझे पैसे आने हैं, या मेरा कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, या बैंक में मेरे पास पैसे हैं, दैट इज़ मोर रेडिली अवेलेबल, मोर लिक्विड टू मी। सो दोज आर कॉल्ड क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं या ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी को माइनस कर देते हैं, बिकॉज इन्वेंटरी इज़ नॉट अ क्विक एसेट, बड़ी जल्दी उसके पैसे नहीं आएंगे। सो करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी अपॉन करंट लायबिलिटी इज टू 1, ये हो जाएगा हमारा क्विक रेशो। वेरी सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं आगे, इसको भी गाइस पढ़ लेना। अब आता है हमारा ये भी रेशो का, तुम्हें सारी रेशोज इसमें लर्न करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। एक कॉपी पे लिख लेना, 10 से 15 बार पढ़ोगे तो ये सारी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, बट 10 से 15 बार तुम सबको पढ़ना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इन्वेंट्री क्या होता है हमारा, स्टॉक, स्टॉक जो हमारा बैलेंस शीट में आता है। कौन सा स्टॉक, जो हमारा बैलेंस शीट में आता है। याद रखना गाइस, 12th में जो हमने रेशोज पढ़ा था उससे ये रेशो थोड़ी सी अलग है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो उससे लिंक इसको बिल्कुल मत करना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो 12th में थी, दैट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला अलग था, हमें वो चीज़ नहीं देखनी यहाँ पे। हम सिंपल इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का फॉर्मूला होगा इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वी विल राइट इन डेज, वी विल राइट इन डेज। इसका मतलब क्या होता है कि इतने दिन में हमें हमारी जनरली इन्वेंट्री बिक जाती है। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का क्रक्स ये है कि हम ये देखते हैं कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमारी इन्वेंट्री बिक जाती है। सो इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। सिंपल गाइज, ठीक है। अब ये इसको पढ़ लेना गाइज, इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, यू कैन स्किप दिस पार्ट, नॉट रिक्वायर्ड। अब ऐसे ही आता है हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब क्या है कि कितने दिनों में इन जनरल डेटर्स से पैसे आ जाते हैं, कितने दिनों में इन जनरल हमें डेटर्स से पैसे आ जाते हैं। अब इसका भी जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी, जैसे वहाँ पे था इन्वेंट्री अपॉन सेल्स, यहाँ आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365, और ये भी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन डेज। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल। अब जितनी भी हमारी सेल होती है, ऑल सेल विल बी क्रेडिट सेल इफ नथिंग इज मेंशन्ड। अगर कुछ नहीं मेंशन होगा तो हम सारी सेल्स को अपना क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन ऑल दी सेल्स विल बी कंसिडर्ड एज क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो क्रेडिट सेल इंटू 365 डेज, और ये आ जाएगा हमारा आंसर फॉर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ठीक है गाइज। इसको भी एक बार पढ़ लेना, नथिंग एज सच, ये सारा पढ़ लो थ्योरी थ्योरी थ्योरी। गाइज
it's very important for you to write all the ratios in your कॉपी पे एक जगह पे रेशियोज लिखना बहुत 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 ज़रूरी है। नहीं लिखोगे तो अल्टीमेटली यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी बुक में से। एक जगह लिख लोगे बस रेशियो से तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, और 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेना। अब ऐसे ही आता है पेबल पेमेंट पीरियड कि ऑन एन एवरेज क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पे कर देते हैं। ऑन एन एवरेज, मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ टर्म ऑन एन एवरेज, दिस इज़ नॉट फिक्स, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट ऑन एन एवरेज हम जो भी क्रेडिटर होते हैं इतने दिनों में उसको पेमेंट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365 डेज, एंड सेम जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन डेज। ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365, ये हमारा आ जाएगा पेबल पेमेंट पीरियड, ठीक है। अब हम ये सब क्यों देखते हैं, तुम सोचोगे कि सर ये रेशियोज क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड से बिजनेसमैन को ये पता चलेगा कि मेरा जो स्टॉक है ऑन एन एवरेज कितने दिनों में बिक जाता है। अगर स्टॉक मेरे को जल्दी बेचना है दैट मीन्स मुझे रेशियो इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो उसको ये पता चल जाएगा। डेटर टर्नओवर पीरियड से, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड से हमें पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमें डेटर से पैसे आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डेटर से पैसे हमें कम आए, कई बार हो सकता है हमें एक डेटर है वो काफ़ी लंबा टाइम चला गया इसका, ये ऑलरेडी हम आई थिंक F1 में या F3 में एक जगह पे कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस समवेयर, मुझे एग्जैक्टली वो चैप्टर नहीं याद, जहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि क्रेडिट टर्म्स हम खुद सेट करते हैं, ठीक है। सो उसका मतलब यही होता है, आई थिंक वो क्रेडिट टर्म्स हमारा प्रोविजंस में था, हाँ दैट वाज इन प्रोविजंस, के क्रेडिट डेटर को हम इतने दिन का टाइम पीरियड देते हैं, अगर वो नहीं दे रहे इतने दिनों में पैसे तो हम फिर कुछ स्टेप्स लेते हैं आगे। सो इससे हमें पता चलेगा कि रिसीवेबल से ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमें पैसे आ जाते हैं, और पेबल पेमेंट पीरियड से हमें पता चलेगा कि क्रेडिटर्स को, पेबल्स को हम कितने दिनों में ऑन एन एवरेज पेमेंट कर देते हैं। अब इससे बाहर वाले को फ़ायदा होगा बेसिकली। तो अगर किसी बंदे ने तुम्हारे को गुड्स क्रेडिट पे सेल करने हैं, फर्स्ट टाइम वो तुम्हारे साथ ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो ये रेशो चेक करेगा देखने के लिए कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में तुम क्रेडिटर्स को पैसे दे देते हो। इस रेशो से उसको ये चीज़ पता चल जाएगी, और अगर जल्दी दे देते हो तो ऑफकोर्स वो क्रेडिट सेल कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो दिस इज़ पेबल पेमेंट पीरियड। अब इसके बाद आता है हमारा कैश साइकिल। तो कैश साइकिल का सिंपल फॉर्मूला होता है गाइस, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड। तो कैश साइकिल विल बी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस रिसीवेबल पेमेंट कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड। तो ये गाइस थ्योरी है, इसको पढ़ लेना, ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं जैसे बिजनेस 1 का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वॉज 10 डेज, रिसीवेबल जीरोस, पेबल था 40 तो माइनस 30, 30 प्लस 40 70, 70 माइनस 35 इज़ 35। वेरी 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 सिंपल, ठीक है गाइस। अब आता है गाइस आगे फाइनेंशियल पोजीशन। बस हमारा चैप्टर ही जल्दी से ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी जो रेशोज़ आती हैं, देयर आर 2 नॉर्मल रेशोज़ जो हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, यानी नॉन करंट लायबिलिटी। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट और नॉन करंट लायबिलिटी, और अपॉन इक्विटी, इक्विटी तो हमें पता ही है लायबिलिटी साइड में जो आती है, कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें सिंपल बस वैल्यू पुट इन करके अपने आंसर्स निकालने हैं। सो डेट अपॉन इक्विटी। अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंटेड बाय बोरोइंग। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, तो सिंपल फॉर्मूला विल बी डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट मीन्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी, ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, नॉन करंट लायबिलिटी, इस फॉर्मूले से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। दीज आर मेजरिंग गियरिंग रेशोज। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं था गाइस। अब आता है इसके बाद, इसको पढ़ लेना गाइस, प्लेन थ्योरी, सिंपल थ्योरी। देन कम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल। तो जैसे मैंने बताया था, हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से कोई एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, और फिर आता है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब इसमें से और भी चीज़ें माइनस होती हैं। देन आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट पेबल मतलब यही वाला इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है गाइज, ये रेशो निकालने का पर्पस क्या होता है, बैंक ये चेक करेगा कि बिफोर इंटरेस्ट हम कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं ताकि हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर पाएँ। अब सोचो मेरे प्रॉफिट आ रहे हैं 1 लाख और मैंने जो बैंक से लोन लिया है उस पर हर साल का इंटरेस्ट ही 3 लाख है, तो बैंक बोलेगा तुम अपने इंटरेस्ट दोगे कहाँ से, मैं तुम्हारा तो प्रॉफिट ही 1 लाख है, तुम्हारा तो प्रॉफिट ही कम है। जब प्रॉफिट ही कम है दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू पे द इंटरेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विच इज़ चेक्ड बाय बैंक्स, ये चेक करने के लिए कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं और हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं। इंटरेस्ट कवर ऑफ लेस देन 2 इज़ यूजुअली कंसिडर्ड अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कि जितने आपका इंटरेस्ट है उसे डबल प्रॉफिट हो तभी इसको बेटर माना जाता है। गाइस थ्योरी, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। अब इसका ये क्वेश्चन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन, फॉर्मूलेज एक कॉपी पे लिख के बस यहाँ से वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे रेवेन्यू मीन सेल्स, ये हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट बिफोर ऑपरेशंस को मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तुम्हें तो ये भी गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दिया हुआ है, वेरी गुड। माइनस इंटरेस्ट तो तुम्हारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स तुम्हारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ तो गिवन है, एक एक वैल्यू तुम्हें गिवन है, सिर्फ 2014 और 2015 की अलग अलग निकालनी है, 14 की अलग रेशोज़, 15 की अलग रेशोज़, बस फॉर्मूलेस पुट करने हैं। करंट एसेट हमारे को दिए हुए हैं, इक्विटी हमें दी हुई है, नॉन करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है, करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है, बस कुछ बचा ही नहीं है, चैप्टर ख़त्म। इसके क्वेश्चन देख लेना बस, ठीक है ना गाइस। बस इसमें रेशियोज निकालनी है, रेशियोज कैलकुलेट कर लेना। सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट ऑल द रेशियोज। किसी को कोई भी डाउट आएगा तो आई एम एडिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, उसको ज्वाइन करके कोई भी क्वेरी हो वो वहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। चलो गाइस, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर। एंड इसमें अभी मेरा 2 चैप्टर्स रह गए, डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों की वीडियो मैं बहुत ही जल्द बना दूंगा, ठीक है गाइस। बाय, टेक केयर।